थी कि भाई 25-26 के बाद शादी करो। हाँ बिल्कुल, अभी यही चल ही रहा है तो ये थ्योरी फेल है। हाँ। आज के ज़माने में रिश्तों की अहमियत, शादी की अहमियत, और तो मुझे तो लगता है कि रुचि यही टॉपिक है जिसपे शायद आज हमें प्रिंसिपल ये है कि भी ज़िंदगी में जब आप मरो ना तो आप अच्छी यादें लेके मरो। ठीक बात। तो बच्चे आराम से चीज कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी लड़का लड़की को शादी नहीं करनी, शादी करनी है but वो एक डर सिस्टम है। नहीं समझ में आता। वो मॉड्यूल रश्मि जैसे तुमने अभी शब्द दिया ना, दायित्व। हाँ। तो दायित्व के साथ होता है कि आपका रोल प्ले क्या है। वहाँ अगर क्लैरिटी आ जाएगी ना बच्चों में, लड़कियों का पढ़ना और काम करना गलत नहीं है। वो जो मैरिज का जो मॉड्यूल है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज इस शो में जीवन के रंग रश्मि के संग, इस नारी के मंच पर। और आज हम स्वागत कर रहे हैं रुचि हर्ष का, जो कि एक राइटर है और एक लाइफ कोच है। तो रुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। इट्स माय प्लेजर। इस टाइम में लाइफ कोच के क्या मायने हैं और आप लोगों का प्रोसेस क्या रहता है? आप लोग किस किस फील्ड पर काम करते हो? पर्सनली लाइफ कोचेस बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मैं लाइफ कोच, एज अ लाइफ कोच, मैं अगर अपने आप को देखती हूँ तो मैं ना 5 चीज़ों पे काम कर रही हूँ। एक होता है सेल्फ इमेज। ओके। कि भाई कोई सर्टेन इशू है कि भाई आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, मुझे इस तरीके की समस्या है, तो वो होता है कि आपकी सेल्फ इमेज पे काम करना। ओके। कि कुछ फियर्स हैं, कुछ एंजाइटी फैक्टर ज़्यादा है जो कि आपके बिजनेस में या आपके रिश्तों में आड़े आ रहा है। राइट। ठीक है। तो एक होता है पर्सनल लेवल पे मुझे मेरे सेल्फ इमेज पे काम करना। ठीक है। और एक है टीनेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो टीनेज होती है ना, वो बड़ी कच्ची सी उम्र होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस कच्ची सी उम्र में अगर आपको कोई लाइफ लेसन्स देने वाला मिल जाए, कोई ऐसा लगे जो अपना साथी जैसा हो जाए, जो समझा हाँ, जो आपको बड़ी आसान से तरीके से आपको समझा रहा है, भाई ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है और आपका अवचेतन मन इस तरीके से काम करता है। और जो आपके इमोशंस हैं, जो बच्चों को लगता है कि मैं और मेरे इमोशन एक हैं, जो आपको ये बताए यू आर नॉट योर इमोशन, आप अलग हो। और बहुत मुश्किल होता है बच्चों को जान पाना उस उम्र में, इसीलिए आप डिफोकस भी होते हो। बिल्कुल। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग जो मैं अपने टीनेज प्रोग्राम में देती हूँ, वो मेरा फेवरेट है। सो अगर आपका ये फेवरेट प्रोग्राम है तो रुचि, मैं पूछना भी चाहूंगी कि कितने बच्चों को आप ये ट्रेनिंग मतलब कैसे मैं भारतीय जैन समाज के थ्रू मैंने बहुत सारा प्रो बोनो वर्क किया है। ऑलमोस्ट 500 to 600 बच्चों का हमारा स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम चलता है। उसमें मैंने बहुत काम किया। अभी 1-on-1 कोचिंग सेशन मैं ऑनलाइन लेती हूँ बच्चों के। तो लाइफ कोच का काम ही वही होता है कि वो आपके दिमाग के अंदर ब्रिजेस क्रिएट करे, और आपके दिमाग के जो बैरिगेट्स हैं ना, वो खोल दे। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो टीनेज ग्रुप भी हो गया और सेल्फ इमेज भी हो गया। और एक है इमोशनल बैलेंसिंग। ओके। कोई लोग बड़े ओवरवेलमिंग होते हैं, अति भाव। हम खुद भी आर्टिस्ट हैं। हाँ। हो जाता है, इमोशनल फूल होते हैं। मैं खुद भी राइटर हूँ। ठीक है। सो इमोशंस का बहना एक चीज़ है, ज़्यादा बहना। बिल्कुल। तो एक वो है, और एक है मेरा कपल माइंडसेट। ओके। रिलेशनशिप पे जो मेरा काम चलता है कि आज के ज़माने में रिश्तों की अहमियत, शादी की अहमियत। और तो मुझे तो लगता है कि रुचि यही टॉपिक है जिसपे शायद आज हमें बात करनी है। बिल्कुल, आज हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कपल माइंडसेट। और इसमें अगर इसी टॉपिक पे बात करें तो सबसे पहली बात यही आती है कि एक टाइम वो था जब 30 की एज में किसी घर में बच्चा रहता ही नहीं था, सबकी शादियां हो जाती थी। अरे बच्चे हो जाते थे भाई। हाँ, 30 की एज 25 तक तो आते थे, बच्चे हो जाते थे। और एक टाइम अभी ये है कि हर घर में बच्चे शादी करने से डर रहे हैं। मतलब लाइफ, उनकी जो एज है वो पूरा निकलती जा रही है, लेकिन बच्चे शायद वो स्टेप ही नहीं उठा पा रहे कि वो शादी करें। और इसमें तो इसका रीजन क्या, मतलब इसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स चल रही है? अगर रश्मि, मैं जितना सोच पा रही हूँ, मेरी शादी को 17 साल हो गए। ठीक है। ठीक है। और जब अपनी शादी होती थी ना, तो एक शादी का एक मॉड्यूल था अपने ज़माने में। बिल्कुल। हम जब रेज होते हैं, हम जब लड़कियां पहले बड़ी होती थी, तो एक हमारा माइंडसेट था बड़ा कि हम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे। वो चीज़ हमारे खिलौनों में भी रिफ्लेक्ट होती थी। जब हम किचन खेलते थे। बिल्कुल। राइट। ठीक है। तो वो जो एक मैरिज का जो हमारा दिमाग में मॉड्यूल था ना, अब वो जो शिफ्ट हुआ है लास्ट मेरे ख्याल से 20 से 25 साल में। जब हमने लड़कियों को ये बोला कि भाई तुम पढ़ो, तुम काम भी करो,
लड़कियों का पढ़ना और काम करना गलत नहीं है, वो जो मैरिज का जो मॉड्यूल है ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। उसमें समाज के अंदर उस चीज़ के लिए क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है इन बच्चों के अंदर। तो लड़का होता है ना जिसने अपनी माँ को एज अ रोल मॉडल देखा है, जो घर चला रही है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा। आप समझ रहे हो, उसने अपनी मम्मी को घर में देखा है, उसने अपनी मम्मी को किचन में देखा है, उसने अपनी मम्मी को चौकीदार की भी तरह देखा है, घर की विमेन को, चाहे मम्मी कहो चाहे दादी कहो। बिल्कुल। तो वो जो रोल मॉडल की तरह उसने एक विमेन को देखा है ना, अब वो रोल मॉडल वो अपनी वाइफ में नहीं देख पा रहा, इसीलिए वो स्टेप नहीं उठा पा रहा आगे। एक कारण मुझे लगता है कि ये है। और फिर दूसरा कारण आता है कि कैसे करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताना, जैसे एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, या फिर मतलब ना लोग इस चीज से डर रहे हैं कि वो कहीं बंध जाएंगे, कमिटमेंट नहीं है, वो है चीज। तो मतलब ये क्या चीज है रीजन? जैसे आप तो इतने सारे केसेस देखते हो अपने सामने, तो क्या बेसिक रीजंस क्या है? मुझे पर्सनली ये लगता है कि एक फैक्टर तो ये है कि क्लैरिटी नहीं है। ओके। जो ये मैरिज का जो कंसेप्ट है उसमें ना क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है। राइट। सो जब एक लड़की को ये श्योरिटी होती है ना कि भाई आज मैं इतना कमा रही हूँ, आज मैं इतना पढ़ी हूँ, यार पढ़ाई करने में सबको मेहनत कर लगती है, सब मेहनत, इंसान चाहे कोई भी हो मेहनत करके, चाहे वो प्रोफेशनली पैसा कमा रहा हो, चाहे वो हार्ड वर्क करके पैसा कमा रहा हो, चाहे वो एक सब्जी वाला ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक वाली चीज होती ही है। ठीक है। तो जब एक लड़की को ये पता चल जाएगा ना कि भाई मैं अगर कमाने जाऊंगी ना तो ये जो बंदा है ये मेरे वर्क की इज्जत करेगा और ये मुझसे ये उम्मीद कर रहा है कि मैं सिर्फ घर में रहूं, तो वो नहीं करेगा। और एक लड़की को अपना रोल प्ले जब ये समझ में आएगा कि मैं काम भी करना है मुझे और मैं घर को भी हैंडल करूंगी, क्योंकि फैमिली और आपका प्रोफेशन, पहले क्या होता था, लड़की ऑलमोस्ट फैमिली ओरिएंटेड होती थी, जो लेडी होती थी वो घर संभालती थी। बिल्कुल। उसका दायित्व ये वो था, उसका दायित्व क्लियर था। सो रश्मि, जैसे तुमने अभी शब्द दिया ना दायित्व, हाँ। सो दायित्व के साथ होता है कि आपका रोल प्ले क्या है। वहां अगर क्लैरिटी आ जाएगी ना बच्चों में कि एक होता है ना कि मैं तेरे काम की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, तू मेरे काम की भी रिस्पेक्ट कर, और जो ये एरिया है इसके अंदर हमारी क्लैरिटी आ जाएगी ना तो बच्चे आराम से चीज कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी लड़का लड़की को शादी नहीं करनी, शादी करनी है पर वो एक सिस्टम नहीं समझ में आ रहा। वो मॉड्यूल जो अभी जो ट्रांजिशन फेज है ना 20-25 साल से जो एक ट्रांजिशन फेज आया है, क्योंकि लड़कियां पढ़ गई, लड़कियां मैदान में उतरी हैं पैसा कमाने के लिए, बहुत जरूरी है, देश की इकोनॉमी बढ़ा रही है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही। और फिर मजबूरी भी है ना। अभी अगर अपन ऐसे बात करें रुचि, तो हमारे बचपन में हमारे पास इतने सारी वैरायटी नहीं थे, हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, हम जानते ही नहीं थे दुनिया को। अभी बच्चा जब छोटा सा 6 महीने का होता है तो उसके पास फोन में सारी दुनिया के खिलौने सामने हैं, और हर पेरेंट्स चाहता है कि वो उसके बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करे। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं बड़े बड़े सोशल लेवल पे कि विमेंस एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, बेटियों को पढ़ाओ, इसकी भी बात हम कर रहे हैं और वो चीज़ हो भी रही है, बट द थिंग इज दैट कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं, बच्चे एक जो मैरिज का मॉड्यूल है ना, वो गड़बड़, उसको थोड़ा सा ऊपर लाने की जरूरत, उसको लाने की जरूरत है। और उसमें है ना ये जो शादी करने वाले जो बच्चे हैं ना वो तो है ही, साथ में जो फैमिली है ना उनको हाथ देना पड़ेगा। हाँ, मतलब मैंने अक्सर देखा, तुमने फैमिली की बात करी, तो रियली में आजकल पेरेंट्स भी डरते हैं। मतलब बच्चों की एज 25। अच्छा चलो पहले ये बताओ कि एज क्या होनी चाहिए, एज ग्रुप क्या होना चाहिए शादी के लायक, क्या लगता है? शादी के लायक पर्सनली रश्मि, अभी लास्ट 10 साल से जो एक कंसेप्ट निकला था ना, मैं हमेशा मानती हूँ कि 3 टर्म होती हैं, थियरी, फिलॉसफी और प्रिंसिपल। जिंदगी को जीने के लिए कोई प्रिंसिपल नहीं है कि यही तरीके से आप जिए। ठीक है। देयर इज थियरीज। थियरी का मतलब होता है उसने ये थियरी दी, उसने ये दिया, उसने ये दिया। तो मैं मानती हूँ कि लाइफ में थियरीज और फिलॉसफी चलती है। ठीक है। प्रिंसिपल ये है कि भी जिंदगी में जब आप मरो ना तो आप अच्छी यादें लेके मरो। ठीक बात है। आप कुछ अच्छे काम लेके यहाँ से रुखसत हो, जिससे कि जो पीछे ह्यूमन रेस है वो आपसे सीखे। बिल्कुल ठीक बात है। एज अ कपल सीखे, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग सीखे, चाहे आपसे मुस्कुराना ही सीखे। बिल्कुल सही। आपका व्यवहार पीछे छूटता है, आपके कर्म पीछे छूटते हैं। ये मैं नहीं कह रही, भगवान कृष्ण ने बड़े ही अच्छे शब्दों में और भी डेप्थ में लिखा हुआ है भागवत गीता में। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक वो हो गया जिसको हम एज अ प्रिंसिपल, अगर हमको जिंदगी सीखनी है तो वो भागवत गीता में सिखाती है। अब थियरी ये कहती है कि अभी लास्ट थियरी चली थी कि भाई 25-26 के बाद शादी कर। हाँ बिल्कुल, अभी यही चल ही रहा है ये, तो ये थियरी फेल है। हाँ राइट।
मैं भी यही मानती हूँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या, क्यों फेल हुई है? देखिए, जो साइंटिफिकली जो हमारे इंटैक्ट जो हार्मोन्स होते हैं लेडीज में भी और जेंट्स में भी, बॉयज और गर्ल्स में, जो हमारे प्लेजर हार्मोन्स होते हैं, ओके, जो एक प्लेजर फीलिंग आपको मोटिवेट करती है, फोर्स करती है कि अब शादी करते हैं, तो एक तो वो फेड हो जाती है आते आते, ओके, वो ना सेट पॉइंट पे आ जाती है। वो एक होती है ना पावर ऑफ क्रिएशन, पावर ऑफ प्लेजर, वो जो एक एनर्जी होती है ना, वो बड़ी इंटैक्ट होती है। 25 तो अब आप देखो ना, जब हम कॉलेज में होते हैं, सो वो एक इंटीमेसी वाली जो फीलिंग होती है ना, वो हमें ज़्यादा होती है। राइट, ओके। आप कभी भी देखो, आज हम अपनी मम्मी से भी पूछेंगे तो सिर्फ एक फीमेल की तरह सोचा जाए, तो वो जो इंटीमेसी वाला जो फैक्टर होता है वो कब होता है? वो उस एज में पीक पे होता है। ओके, तो वो हार्मोन्स है ना, हमें फोर्स करते हैं, राइट। धीरे धीरे हार्मोन्स आपके सेट होते चले जाते हैं, और आपके सारे हार्मोन्स कंफर्ट जोन में जाके कुर्सी पे पधार जाते हैं। ओके, हाँ, रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े थोड़े रिलैक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो एक वो चीज़ मुझे लगता है कि वो एक सही एज है। पढ़ाई की तो देखो, एक खाली रीज़न हम दे देते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे करेगा। कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन अगर कोई है कि भाई इतना समय लगेगा ही पढ़ाई में, तो वो 2-3%, 5% वाला मैं एरिया नहीं ले रही हूँ, बट मैक्सिमम मुझे लगता है कि बिफोर 25 शादी कर लो। ओके, तो जो ये बोल रहे हैं कि आफ्टर 25 वाला मुझे कंसेप्ट मुझे नहीं समझ में आता। बिफोर 25 आप शादी करना चाहिए। तो अब मैं इसी वापस मेरे क्वेश्चन पे आती हूँ, उस वाले पे, कि जो पेरेंट्स जो अभी पीछा छोड़ रहे हैं इस चीज़ का, और पेरेंट्स अभी ऐसे वाले मोड में है जो मुझे लगता है कि भाई तुम अपने आप पसंद कर लो, तुम देख लो, हम तुम्हारे बीच में नहीं है, तुम्हें जो पसंद आए हमें ठीक है, बाद में हमें मत कहना कि भाई मेरी शादी क्यों कराई इससे। तो ये जो आपने शब्द बोला ना, मुझे मत कहना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि फियर एक ऐसा इमोशन है, बिकॉज आई एम अ कोच, सो EI इज माई टूल। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ हथियार इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। और मेरी स्टडीज मुझे ये कहते हैं कि ये जो फियर है ना, कि कोई आके मुझे बोल ना दे, बिल्कुल, ये प्योर पेरेंट्स का डर है। अगर प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो शादी का जो कंसेप्ट है, एक बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने पेरेंट्स से, बिल्कुल, क्योंकि वो देख रहा है कि ये मैरिड कपल, तो उसकी जिंदगी का तो पहला मैरिड कपल वो है। बिल्कुल, जब वही हाथ छटक लेगा या वही बोलेगा कि मैं गाइडेंस नहीं दूंगा, आजकल के बच्चे बाद में मेरे पास आके मत बोलना, मुझे ये चीज़ थोड़ी यहाँ पर आकर खटकती है। मतलब जब आप बच्चों का हाँ बिल्कुल आते हैं। ओके, हाँ, जब आप बच्चों का स्कूल डिसाइड करते हो, ठीक है, बच्चों का आना भी आजकल डिसाइड होता है, ठीक है। अच्छा, बच्चों की स्कूलिंग, प्रोफेशन, आप हर चीज़ में उनकी हेल्प कर रहे हो, बिल्कुल। तो ये शादी का जब चैप्टर आता है तो वहाँ पर भी गाइडेंस तो आप ही दोगे ना उनको। एकदम सही बात है, और टाइम पे दे दो। हाँ, इम्पोर्टेंट बात। वहाँ पर आप छुटकारा कैसे पा सकते हो? आप बोलो बच्चों को कि भाई आप बैठ के कॉफ़ी पे जाओ, एक बच्चे के साथ 20-21 साल का बच्चा हो जाता है, आप जाओ, उसको गाइडेंस आपको देनी पड़ेगी। राइट। अब वो बच्चा अगर काम पे निकल गया, आज बच्चा मान लो कोई उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो भी आपको उसको बोलना पड़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब बेसिकली आपको वहाँ पे भी अपना दायित्व आगे होके निभाना जब अगर बच्चा ये बोलेगा कि नहीं मम्मी अभी तो मेरे को और एक्सपीरियंस चाहिए, अभी तो मेरे को और कमाना है, ये करना है, तो आप उसको गाइड कर सकते हो कि बेटा ये चीज़ ज़रूरी है। हाँ, मतलब वो भी कर लेना, बट अभी एज जो है, ये जो तेरी लाइन है, फील्ड है, पैसा कमाने की फील्ड है, ये तेरी एक बार आ गई है, ग्रोथ होती रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है, साथ साथ में ये चीज़ भी जरूरी है। हाँ, जरूरी है, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, और उसकी गाइडेंस पेरेंट्स को ही देनी पड़ेगी। ओके, तो कुछ ऐसे केसेस जिनके आप स्टोरी बताना चाहें, कोई ऐसे एग्जांपल, कुछ अलग अलग तरीके के, जो कपल माइंडसेट में आजकल जो दिक्कत ज़्यादा आ रही है, जिसको कहते हैं ना कि एक तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, ओके, इंटरकास्ट मैरिजेस होने लग गई हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, और एक जो होता है कि वैल्यूज़ नहीं मैच करती हैं। हाँ, ठीक बात है, हमारी क्या, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। और फिर उसके बाद होता है कि आपका जो होम एनवायरनमेंट है ना, तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, वैल्यूज़ मैच नहीं कर रही हैं, और होम एनवायरनमेंट, राइट, तो वो कहीं ना कहीं है ना, चीज़ें वहाँ पर अलाइंड नहीं हो पा रही हैं। ओके, तो जो वो लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं, पर शादी के बाद भी कहीं ना कहीं आकर वहाँ एक बात अटकती है, और इम्पल्स मोड जो होता है ना, कि तुरंत रिएक्शन वाली चीज़, हाँ, सो वहाँ पर ठहराव की ज़रूरत है।
ओके मतलब ये वैसा वाला है कि मेरे को लगता है शायद ऐसे वाले सीन होगा, जैसे मैंने कविता की मेरे को 2 लाइनें मेरी याद आ रही है कि मैं धरा तुम अंबर, मिलते हैं बस मिलते से प्रतीत होते हैं पर मिलते नहीं है, याद रखना। और जो तुम कड़कड़ाते हुए बादलों से गरजोगे तो मैं भी बुदबुदाती ज्वालामुखी से जानती हूँ अपना। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वही वाला सीन है मुझे। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हो, क्या समझाते हो? 3-4 चीजें हैं। ओके, फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी ट्रस्ट द प्रोसेस। ऑलराइट, ठीक है। 2 शब्द हैं, एक हम यूज करते हैं डेस्टिनी, नियति। ठीक है, ठीक है। तो डेस्टिनी बड़ा ही डेप्थ वाला वर्ड भी है और बड़ा ही सस्ता शब्द भी है इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, मैं डेप्थ में जाती हूँ। डेस्टिनी होता है नियति के लेख, वो नियति जाने। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। भाई शादी, मैरिज कंसेप्ट और मैरिज मॉड्यूल आपको जाना ही। अगर आपको सांसारिक जीवन में प्रवेश करना है, आपको साधु सन्यासी रहना है, बैचलर रहना है, उस चीज़ की आपको क्लैरिटी है, वो आपकी चॉइस है, तो बड़ी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही। अगर आपको शादी भी करनी है और आप कंफ्यूजन में साल दर साल 4 साल निकाल रहे हो, यानी कि वो नियति तो आप चाहते हो, आपकी इच्छा है शादी करो, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, ठीक बात है। क्योंकि डेस्टिनी तो डेस्टिनी है, हाँ, वो उस प्रोसेस को आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, दैट्स व्हाई आप आगे नहीं बढ़ पा रहे ना। सो यू फर्स्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, राइट। सेकंड, कपल्स के अंदर 3 एरियाज होते हैं। ओके, एक होता है हमारी आइडेंटिटी, यानी कि मेरा पर्सनल एरिया। ओके, एज अ ह्यूमन बीइंग, यस, मेरा एक पर्सनल एरिया है, फर्स्ट। राइट। सेकंड, इंटरकनेक्शन एरिया, Okay. हस्बैंड और वाइफ का इंटरकनेक्टेड एरिया। थर्ड होता है अपना अपना सोशल एरिया, Okay. या फिर इंटरकनेक्टेड एरिया में हमारा दोनों का सोशल एरिया भी है, दोनों की फैमिलीज हैं, वो इंटरकनेक्टेड एरिया। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। फिर से रिपीट करती हूँ। हाँ, एक तो हमारा हो गया इंडिविजुअल एरिया, ठीक है। एक इंटरकनेक्टेड एरिया और ठीक एक है। हो गया हमारा सोशल एरिया। ओके, जो सबसे बड़ा एरिया है वो है हमारा इंटरकनेक्टेड एरिया। इंटरकनेक्टेड एरिया के अंदर प्यार भरना है, ओवरलोड। ओके, ओके, फिल्मी भर सको तो फिल्मी भी डाल दो। अच्छा, हिंदी पिक्चरों से कुछ सीखो। ओके। मतलब वहीं पे ही सबका पॉइंट प्रॉब्लम आ जाता है, सबको वही प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा भी है, और कभी कभी हमारा जो इंडिविजुअल एरिया है ना, वो उस पे हमें जब खतरा आता है ना, तो हमें लगता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो रिस्पेक्ट दीज 3 एरियाज। राइट, ओके। तो सबसे आपने पहले बताया अपना पर्सनल स्पेस, इंडिविजुअल, माय इंडिविजुअल। सेकंड आपने बोला इंटरकनेक्टेड, हाँ, और फिर आपने बोला सोशल कनेक्टेड, सोशल एरिया कनेक्शंस। ऑलराइट, तो अब हम ये देखते हैं कि पर्सनल स्पेस उससे हम कैसे मेंटेन करके रखें और सामने वाले को भी कैसे समझाएं कि भाई इसको मेंटेन कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एक राइटर हूँ, लाइफ कोच हूँ, मैं एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हूँ। मेरे हस्बैंड पोल्स अपार्ट है, हम दोनों। ओके, वो अपने बिजनेस करो और मूवी देखो, अच्छा खाना, दोस्त, ठीक है, राइट। और अगर मैं बंदे को बोलूँगी ना कि एक किताब तो मैंने लिखी है, पढ़ लो, तो वो बंदा क्या बोलेगा, मेरी टीचर मुझे नहीं पढ़ा पाई, तुम क्या पढ़ाएगी। अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं चिढ़ लूँ इस चीज़ पे, या मैं उसकी पर्सनल चॉइस की रिस्पेक्ट करूँ। राइट, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, दूसरी चीज़, अब यहाँ मैंने ये समझा कि ये हमारी पर्सनल चॉइसेस हैं, ठीक है, बिल्कुल। सो हम फोर्स नहीं करते हैं चीज़ों को। अब जैसे मेरा मॉर्निंग जो रूटीन होता है, वो मेरा होता है राइटिंग का रूटीन, अच्छा। और मेरी खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, या जो भी मुझे मेरे पोस्ट डालने रहते हैं, तो उस बंदे को ये पता है कि ये इसका मी टाइम है, राइट। आई एम यूजिंग दिस वर्ड मी टाइम, राइट, मी टाइम, और ये मेरा प्रायोरिटी टाइम है, ये मुझे मेरा पसंदीदा समय है। तो मेरे हस्बैंड का ये नेचर है कि वो उस एरिया को छेड़ता नहीं। ओके, ओके। सो मतलब अगर रुचि उधर काम कर रही है, तो अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो चाय भी बना के लाएंगे ना, तो मेरे बाजू में लाके चुपचाप रख लेंगे। वाओ, क्योंकि ये मालूम है कि हो सकता है दूसरे प्लेनेट पे अपनी सोच के साथ सही। सो होता है ना, हमारा पर्सनल एरिया, मतलब मुझे ये चीज़ पसंद है, राइट। मतलब तुम उनके पर्सनल स्पेस पे फोकस करो, रेस्पेक्ट दो, हाँ, और वो तुम्हारे पर्सनल स्पेस पे फोकस करे, रेस्पेक्ट दे, तो दोनों का तालमेल बैठ जाएगा। और बिल्कुल भी जरूरी नहीं है वो एरिया तुमको समझ आए कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग परवरिश में पले हुए हो। अब बंदा साउथ इंडियन पिक्चर देख रहा है, मेरे को नहीं पसंद है,
सही है। मैं फिर भी टीज कर सकती हूँ, हाँ, फीमेल हूँ ना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बट एक होता है मजाक मस्ती और एक होता है कि आप एकदम नाराज हो जाओ, रोज का सीन चल रहा है, लड़ाई हो रही है एक छोटी सी तिलमान बात पर। बिल्कुल राइट बात है। तो मुझे लगता है शायद जब आप इतने सारे केसेस अगर जब आप देखते होंगे तो उसमें आपको अंदर से हंसी आती है ना कि कैसी तिल वाली बात है और दोनों हाँ, वो बोलते हैं ना अपने एक वो मुहावरा ना, तिल का ताड़ बना दिया। हाँ। तो वो जिंदगी में कुछ हिस्से तो तिल के ताड़ बना देते हैं। सीरियसली? हाँ। मतलब ऐसा भी होता है? हाँ, होता है। और रश्मि सच्ची बताऊं यार, ऐसा नहीं है कि ये मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि सुधा मूर्ति का थोड़े दिन पहले मैंने इंटरव्यू देखा, तो वो इतनी एक्सपीरियंस्ड ऑथर है। वो बोलती कि हस्बैंड और वाइफ तो मेंट फॉर फाइटिंग। हाँ बिल्कुल सही है। तो वो नेचुरल है। हाँ, मतलब मैं भी ये चीज़ कहती हूँ और उसमें मजा भी है। हाँ, अगर दोनों बर्तन भिड़ रहे हैं ना तब तक सब कुछ अच्छा है, और अगर एक खाली भिड़ रहा है और एक एकदम शांति से बैठा है, मतलब समझ लो वहाँ सब कुछ खराब होने वाला है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप फाइट पे ध्यान मत दो। वो जो हल्की फुल्की तकरार होती है ना, उसमें अलग तरीके की मिठास और प्यार होता है। राइट। तो ये छोटे छोटे एरियाज हैं जो हमारे खुद के हैं, और जो हमें आइडेंटिटी होती है ना जो मेरी, कि मेरे अंदर मेरे खुद के होने का एहसास, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, राइट। तो बिल्कुल ये हम पर्सनल स्पेस समझे। अब इंटरकनेक्टेड एरिया पे आते हैं। इंटरकनेक्टेड एरिया बहुत सारे, रश्मि आप काफ़ी साल से एक्सपीरियंस्ड हो आप भी। तो देखो, इंटरकनेक्टेड एरिया सबसे बड़ा एरिया है किचन। राइट, बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ा घर और किचन। घर के अंदर चाहे मैं काम करके स्टेप करूं या मेरा पति काम करके स्टेप करे, घर का मतलब होता है दोनों का घर। बड़े ही सिंपल सी डेफिनेशन है। घर का मतलब होता है दोनों का घर, और किचन का मतलब होता है परिवार के लिए खाना पक रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। वो हमारा इंटरकनेक्ट, क्यों? किचन का मतलब स्वाद, किचन का मतलब स्वास्थ्य। बिल्कुल सही। और किचन का ही मतलब होता है कि हम दोनों का सब कुछ है इसमें। आप वो पुराने ज़माने में कहते थे, और वो आज भी है, कि आप कमा तो पेट के लिए रहे हो ना। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो जो थियरी है वो बहुत सही है। आपको खाना सुकून का मिल जाए। तो यहाँ कौन सी ट्रिक्स एंड कौन सी टिप्स यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि ये सबसे बड़ा दंगल का मैदान होता है। रीज़न ये कि भाई हस्बैंड आराम से मतलब काम वाम करके घर पे आता है, वाइफ काम वाम करके घर पे आती है, बट वाइफ को तो सीधे किचन दिखाई देती है, हस्बैंड को सीधे बेड या सोफा दिखाई देता है कि भाई आई विल मतलब रेस्ट लेने वाला हूँ और तू कर सब चीज़ें। यहाँ पर मैं एक वर्ड का यूज़ करूँगी, रोल प्ले शिफ्ट। ओके। रोल प्ले शिफ्ट का मतलब ये है रश्मि, कि अगर आज मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एरिया है। राइट, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। और इस पर्सनल चॉइस को मेरे हस्बैंड ही मुझे ड्रॉप करके गए हैं। राइट, तो वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं मेरे एरिया की। बट जैसे ही मैं घर के अंदर जाऊंगी ना, वो मुझे मेरा रोल प्ले शिफ्ट करना आना चाहिए। ओके। जब मेरे हस्बैंड प्रोफेशन से आते हैं, बिजनेस से आते हैं, तो आपका रोल प्ले शिफ्ट होना चाहिए कि घर के अंदर अगर मैं हूँ तो घर में बच्चे भी हैं, मम्मी भी है, वाइफ भी है। तो वो आपकी जो थकान आप वहाँ से लेके आते हो ना बिजनेस से, वो मुझे लगता है कुछ हद तक अपने आप कम हो जाती है, जैसे ही आप अपना रोल प्ले शिफ्ट सीख जाते हो ना। ठीक बात है। रोल प्ले शिफ्ट के साथ क्या होता है, आपके जो इमोशंस है ना, इमोशनल शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसके बाद क्या, किचन अगर वाइफ रोटी भी बना रही है ना, आप उसको पीछे से आके हल्का सा टच भी कर दोगे ना, उसको मजा आएगी। ओके। अगर वो खाना खाने बैठी है, खाली पूछ ही लो ना, तेरे लिए कुछ ला दूं। सही बात है। मैंने मेरे मम्मी पापा को खाने के लाड़ में देखा है। अच्छा। हाँ, पहले इतना घूमना फिरना होता था, आज भी जब तेरी मम्मी के लिए ये ला दे। तो वो जो खाना है ना, फूड कनेक्टिविटी है यार। बिल्कुल फूड कनेक्टिविटी है। आप कहते भी ना, अपने आप तो कहा हुआ है कि भाई अगर पति का प्यार पाना है तो पति के पेट से होके उसका रास्ता दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। पेट से होके, बिल्कुल ठीक बात है, एकदम राइट है। फैमिली कहीं ना वो औरत जो घर में रहती है ना, वो इंतजार कर रही होती है। हाँ, सही बात है, कोई उसकी भी केयर करे। हाँ, और चलो अब जमाना बदल रहा है, तो हो सकता है पति भी इंतजार करे। हाँ, राइट है। तो उस फीलिंग का उससे भी पता है। तो ये जो इमोशंस है ना, आप अपने इमोशंस को अपने रोल प्ले के साथ शिफ्ट करना सीखो। अगर आप बिजनेस से स्ट्रेस लेके आए हो, बट आपका फोकस है कि भाई मुझे मेरा रोल प्ले शिफ्ट करना आता है,
ये मेरा स्ट्रेस है। हाँ, मतलब ये बटन हमारे पास होना चाहिए कि आप चाहे जितनी भी थकान, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन से आए हो, लेकिन अगर घर पे आ रहे हो तो आपको तुरंत अपना बटन मोड ऐसा ऑन करना है कि चिल मस्त हो जाओ तुरंत, उसको शिफ्ट कर पाओ, आपको देख के भी सब लोग खुश हो पाए। राइट। और वही एक आदमी वहां से आए, वो फ्रस्ट्रेशन उतारे घर पे, तो फिर एक अलग ही माहौल हो जाता है। बिल्कुल, ये बात कहते हैं ना कि गुस्सा किस पर उतारा जाता है, जिसको प्यार होता है ना उसी पे गुस्सा उतारा जाता है। मुझे तो ये लाइन बहुत बुरी लगती है। तो ये जो एक सेट किया हुआ एक फ्रेम, देखो शब्द है ना ब्रह्म है। तो आप जो टैग लाइन, आजकल सिस्टम है ना रश्मि टैग लगाने का, टैग लाइन, राइट। सो इस टैग लाइन के साथ आपका जीवन इसी तरीके से चलेगा। आपको टैग लाइन शिफ्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जिनसे आप प्यार करते हो उनकी आप सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करो। राइट, बिल्कुल। जिनसे आप प्यार करते हो, जो ये टैग लाइन है ना, ये टेक इट फॉर ग्रांट लेने वाली है। हाँ। कि पहले ज़माने में नहीं, सास का गुस्सा बच्चों पे उतर जाता था, थी वो बच्चों को लगा के निकाल लेती थी। राइट। हाँ। तो उसको कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो एक सिचुएशन से दूसरे पे ट्रांसफॉर्म होती है। तो आपने गुस्सा कहीं से लिया, उस एनर्जी को, उस इमोशन को आपने बच्चों पे उतारा, और वो बच्चा उस टाइम पे तो शायद किसी पे नहीं उतार पाया, पता नहीं जिंदगी में कहाँ उतारेगा, उसके अंदर एक गोला बन के कहाँ जाएगा वो अभी डोंट नो। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो इसको कहते हैं कि आप अवेयर रहो। तो ऑफ कोर्स इस फ्रेम को तो बिल्कुल चेंज ही कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस बात को ऐसे मानती हूँ कि अगर मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ तो मैं उस पर गुस्सा कभी नहीं उतार सकती। चाहे मैं ये कहती हूँ कि आदमी चाहे कोई नशे में हो, चाहे बीमार हो, चाहे वो नींद में क्यों ना हो, तो भी उस पर गुस्सा वो कभी नहीं उतारेगा जिससे वो बहुत प्यार करता है। तो दो शब्द यहाँ पे याद आते हैं, नाराजगी और नफरत। ओके। नाराजगी एक ऐसा इमोशन है जिसमें है ना प्यार भी है, नफरत के अंदर प्यार नहीं, रिवेंज है। राइट, बिल्कुल सही बात है। और शायद हम इसी चीज़ को हम ना बिल्कुल एकदम इजी, टेक इट इजी ले जाते हैं कि हाँ ठीक है, क्या हो गया, गुस्सा उतार दिया तो क्या हो गया। लेकिन वो गुस्सा आपके लिए कब नफरत बन रहा होता है दूसरे के अंदर, आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आपने तो फ्रस्ट्रेशन अपनी उतार दी, नेगेटिविटी उतार दी, आप तो हल्के हो गए और सामने वाला भरता चला गया। तो मतलब ये केसेस आपके पास इस टाइप के काफी आते होंगे जहाँ ये चीजें फेस करनी होती हैं। उसमें फिर क्या होता है, कोई एक पार्टनर मौन में चला जाता है। राइट, बिल्कुल सही बात है। उसकी लाइफ तिल करके मर रही होती है, वो मौन में चला जाता है, क्योंकि अपने हिसाब से तो वो कॉम्प्रोमाइज में जी रहा है। बिल्कुल। और मौन में चला जाता है फिर या फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट फिर ऐसा आता है लाइफ का, वो कहते हैं ना पट कथा बदल गई अब। हाँ, अभी तुम्हारा राज था मेरा राज, ऐसा। पर यार कहीं पे भी मजा तो नहीं है ना। हाँ, दोनों एक साथ अच्छे से चले, मजा साथ में तो देखो हल्की फुल्की नोक झोंक है, थोड़ी सी प्यार की तकरार है, बिल्कुल, और समझ है, रिस्पेक्ट है। और कहीं पर भी जब आप चाहे कोई भी लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, आप बच्चों के साथ घूमने जा रहे हो, कोई रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हो, तो वहाँ पर मजा तो उसी में है कि हम छोटी छोटी बातें होती रहे। बिल्कुल सही बात है, एकदम राइट है। एक खाली बोल रहा है और दूसरा या तो हाँ बोल रहा है या डायरेक्ट ना बोल रहा है, तो वो बीच में वो जो गैप होता है कम्युनिकेशन का, वो बहुत बढ़ जाता है, नहीं मजा आती है। तो फर्स्ट इज रिस्पेक्ट, सेकेंड इज एम्पैथी, एंड द थर्ड इज पार्टिसिपेशन। ओके, राइट। मेरा पार्टिसिपेशन क्या है इस रिश्ते में और क्या होना चाहिए, मैं मेरा बेस्ट पार्टिसिपेंट कैसे बनूं। हाँ, फिर चाहे वो कोई भी काम हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उसमें मैं कहाँ पर। हाँ, हम काम में अपना पैसा कमाने में हम अपना पार्टिसिपेशन फुल देते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। तो रिश्तों में कमाई के लिए तो फिर वहाँ पे भी पार्टिसिपेशन चाहिए। ओके, क्योंकि पार्टिसिपेशन एक ऐसी चीज है ना रश्मि, अगर तुम्हारी वैल्यूज में त्योहार को इस तरीके से मनाना नहीं है, मेरे घर की वैल्यूज में है, सो आई शुड बी अ ग्रेट पार्टिसिपेंट। मुझे पार्टिसिपेशन तो देना आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो एक मुझे लगता है कि पार्टिसिपेंट, एक होता है हल्के मन से मुस्कुराते रहो। ओके। कुछ भी हो, किसी भी चीज को अंदर डीप मत लेके जाओ। हाँ, मुस्कुराते उसको छोड़ते जाओ और मुस्कुराते रहो। ओके। पांचवी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, लेट गो करना भी आना चाहिए। लेट गो एंड फॉरगिव। ओके, सही है। वो बहुत मुश्किल काम है। लेट गो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है यही है। मैं नहीं कहती कि ऐसा, मैं खुद लाइफ कोच हूँ, मैं खुद कपल, चाहे मैं टीनेज ट्रेनिंग में जाऊं, तो कुछ लोग शायद ये सोचते होंगे कि मैं लाइफ कोच हूँ तो मैं ज्ञाता हूँ। नहीं भाई, मैं खुद प्रैक्टिस में हूँ। बिल्कुल, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं खुद भी प्रैक्टिस में हूँ।
क्योंकि डेली चैलेंजेस और इमोशंस का उतार चढ़ाव रोज का है, ये रोज का काम है। उम्र के साथ भी इमोशंस बदलते हैं, सिचुएशंस के साथ बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इमोशनल ग्लिच होता है, तो वो हमारे चैलेंजेस ही हैं। बिल्कुल ठीक बात। सो लाइफ इज अ प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस करते रहो, और जिंदगी एक हुनर है यार। बिल्कुल सही बात है। जब हुनर है तो उसे सीख ही सकते हैं, उसके सीख सकते हैं। हाँ। बिल्कुल सही बात है ये, और बहुत अच्छी बात बोली। तो अब कुछ पंक्तियां हो जाए आपकी जो आपकी फेवरेट हो, आप बहुत अच्छी राइटर भी हैं, आपकी बुक भी पब्लिश हुई है, तो कुछ पंक्तियां आपकी कविता की। सूखी बंजर हो चाहे, सूखी बंजर हो चाहे, चाहे मुश्किल हो सफर, हर अधूरे एहसास में, इनकम्प्लीट इमोशंस। सो हर अधूरे एहसास में छिपी आस को चुना है, मैंने जीवन को चुना है, मैंने जीवन को चुना है। तो जब मैं कहती हूँ मैंने जीवन को चुना है, तो जीवन के अंदर पनपते खिलते रिश्तों को भी चुना है। सो पत्ते झड़ते शाखों से, फूल बहुत से मुरझाते, ये प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक बात है। पत्ते झड़ते शाखों से, फूल बहुत से मुरझाते, माटी में झड़ जाते बीज, माटी में झड़ जाते बीज, बीज ने फिर से जीवन को चुना है। मैंने जीवन को चुना है, मैंने जीवन को चुना है। हर हालत में, हालात में, मैं फिर से कहती हूँ, जिंदगी हालात नहीं है। सो हर हालत में, हालात में, ईश्वर की कायनात में छिपी खुशी को चुना है। हाँ, मैंने जीवन को चुना है। बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर। हमने जीवन को चुना है। बिल्कुल सही बात। तो इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक्स टू यू। और मैं चाहूँगी कि आप अपने करियर में बिल्कुल आसमान छुएं, और ये इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें सबको बांटते रहें, और जिस तरीके से आपकी जर्नी चल रही है, एक ना एक दिन बहुत आगे तक जाएगी, और बहुत लोगों को इससे बहुत भला होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो अगर आप लोग भी रुचि हर्ष के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर हैं। ये वर्कशॉप भी लेती हैं, 1-to-1 भी ये आराम से बात करती हैं, और किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, आप इनसे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।